हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की शिक्षण शास्त्र को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे। ट्राई करेंगे कि 20 से 30 एमसीक्यूज़ आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर पाएँ। जैसे कि आपको ध्यान होगा, सोशल साइंस का एक सेशन और हम लोगों ने इससे पहले कंप्लीट किया है कि स्पेशल सेशन हम लोगों ने रखा था, जिसमें सोशल साइंस की कुछ थ्योरीज़ को हमने कंप्लीट किया था। जैसे कि सोशल साइंस आप पढ़ते हैं, है ना, तो क्या क्या स्रोत, प्राइमरी सेकेंडरी जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इसकी जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है, या प्रीवियस सेशन में जितना भी कुछ हुआ था, आज सारा का सारा एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यदि आपने प्रीवियस सेशन अभी तक नहीं देखा है, एक बार आप ये एमसीक्यूज़ यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद उस सेशन को ज़रूर से विजिट करिएगा, है ना, क्योंकि जितना भी आज आप पढ़ रहे हैं वो सारा थ्योरी हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही आप सभी के लिए जो है सोशल साइंस का एनसीईआरटी समरी विथ क्वेश्चन आ चुका है। आप चाहें तो एक बार ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा। ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ऐप है, इस नेम से आपको ऐप मिल जाएगी। ये लोगो दिख जाएगा यदि आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप सोशल साइंस की एनसीईआरटी समरी प्लस एमसीक्यू करके एक नेम दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। उसमें 13 से 14 फाइल हम लोगों ने फ्री अपलोड कर रखी है, दैट मीन्स डेमो फाइल है, आप उसको विजिट कर लीजिएगा। और यदि आपको लग रहा है कि ये एनसीईआरटी समरी शॉर्ट में है और काफ़ी वैल्यूएबल है, तो आप ज़रूर से उसको बाय कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें हर एक चैप्टर, जैसे क्लास 10th हो गया, है ना, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हो गया हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 1 पूरा हिस्ट्री आपको थ्योरेटिकल वन लाइनर फॉर्म में और इस तरीके से मिलेगा, मतलब एक डिटेल में नोट्स मिलेंगे, और उसके ही साथ अगली फाइल में उसके एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से हर एक चैप्टर को हमने यहाँ पर कवर करने का ट्राई किया है। और हर एक जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इन सब के है ना एक एक फाइल हमने अपलोड कर रखी है। ज़रूर से आप चेक कर लीजिएगा, सारी डेमो फाइल है। इसके अलावा और कोई दिक्कत आता है, ज़रूर से आप व्हाट्सअप करेंगे 8770803840 पर। सोशल साइंस के कोर्स में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है, वो आप हमें इसी में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि सिर्फ उसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। देखो, एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देश, अच्छा आपने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है ना, कि 2005 में क्या बोला, एनसीएफ 2000 में क्या बोला गया। ठीक है, तो बस वही है ये। एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक विकसित की। ओके, और नागरिक शास्त्र से सामाजिक व राजनीतिक जीवन में बदल दिया, मतलब नागरिक शास्त्र को इन्होंने सामाजिक व राजनीतिक जीवन में बदल दिया। अब आपको पता होगा कि सिविक्स को सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के नाम से जाना जाता है। जब हमने पढ़ाई की थी तब हम लोग नागरिक शास्त्र बोलते थे, लेकिन अब उसको सामाजिक व राजनीतिक बोला जाता है, राजनीतिक विज्ञान बोला जाता है। क्यों बदला गया, है ना, उसके पीछे का रीज़न आपको बताना है। और आपको पता है ये थ्योरी में हम सब पढ़ चुके हैं कि क्यों नाम बदला, क्या पीछे के रीज़न थे। तो बस एग्जाम में वही रीज़न आपसे पूछा गया था, इसीलिए आपको बोला गया था कि एनसीएफ में 1986 जितने भी बदलाव हुए वो सारे एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, नागरिक शास्त्र उन सरकारी संस्थानों का वर्णन नहीं करता है जो अपनी भूमिका और प्रक्रियाओं को आंतरिक बनाने के लिए मौजूद थे। सिविक्स डजंट डिस्क्राइब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दैट एग्जिस्ट टू इंटरनलाइज देयर रोल्स एंड प्रोसेसेस। क्या इसके लिए सिविक्स को सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान में बदला गया। दूसरा, नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक विरासत की उत्पत्ति है। तीसरा, ए और बी दोनों रीजन वैलिड हैं यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा था, सिविक्स इज द ओरिजिन ऑफ द कॉलोनियल लेगेसी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि दोनों ही यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो क्यों इसको इस नाम में परिवर्तित किया गया, मेन रीजन है ऑप्शन नंबर 1। नागरिक शास्त्र उन सरकारी संस्थानों का वर्णन नहीं करता है जो अपनी भूमिका और प्रक्रिया को आंतरिक बनाने के लिए मौजूद थे। मतलब सिविक्स में इतनी चीज़ें नहीं बताई गई थी, तो हमने उसका नाम चेंज करके सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इसको बदल दिया। इसमें उन सारे रिसोर्सेज को भी ऐड किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को बढ़ावा देने वाले तरीकों को अपनाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण को बढ़ावा दिया जाए, रचनात्मकता को, सौंदर्य शास्त्र को, आलोचनात्मक परिक्षेपी को, क्रिटिकल परसेप्टिव को, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए,
निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ सोशल स्टडीज टीचिंग प्रोसेस? क्या प्रकृति होती है? सोशल सामाजिक होती है, जियोग्राफिकल होती है, साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो सामाजिक अध्ययन की प्रकृति हमेशा सोशल होती है, क्योंकि सोशली एक बच्चे को सोशल बनाना या उसका सामाजिकरण करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर जरूरी। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण मीन्स वो बच्चा पूरे अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें चल रही है, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, जियोग्राफिकल हो, पॉलिटिकल हो, इन सारी चीज़ों को वो समझ पाए, चाहे वो इकोनॉमिकल ही क्यों ना हो। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ सोशल स्टडीज़। तो सोशल स्टडीज़ का नेचर क्या होता है? बच्चे को यहाँ पर क्या करना? सोशल करना, सामाजिक करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद किए गए मूल्यांकन को योगात्मक कहा जाता है। बिल्कुल हमें पता है, द वैल्यूएशन डन आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस इज कॉल्ड समेटिव, है ना। हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसको समेटिव कहा जाता है। देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जो सोशल साइंस पेडागोजी हो गई, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो गई, वो किससे कवर होते हैं? सीडीपी से। क्योंकि इन चैप्टर्स को थ्योरेटिकली डिटेल में आप कहाँ पढ़ते हैं? बाल विकास व शिक्षा शास्त्र में पढ़ते हैं। अगर आपका सीडीपी पूरा क्लियर है, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर आपने ऐसा नहीं छोड़ा है कि वो आपने कवर नहीं किया, तो आप किसी भी सब्जेक्ट की जो कॉमन पेडागोजी होती है, लाइक टीचिंग मेथड्स क्या होती है, इवेल्युएशन क्या होता है, ये सारे तो आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। कुछ 1 से 2 टॉपिक होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि सोशल साइंस का नाम में उसमें सिविक्स को क्यों चेंज करा, बस वो कुछ नई चीज़ें होती है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज होती है, बाकी सारी कॉमन होती है। ठीक है, तो सीडीपी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कुछ भी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे थे, योगात्मक कहा जाता है। योगात्मक क्या होता है? अधिगम के रूप में, अधिगम के लिए, अधिगम का मूल्यांकन, यानी कि इवेल्युएशन फॉर लर्निंग, जिसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। इवेल्युएशन बोलो, असेसमेंट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन को ही असेसमेंट, इंग्लिश में असेसमेंट बोला जाता है। ठीक है, इवेल्युएशन, असेसमेंट हो गया, मेजरमेंट हो गया, इन सभी को जो कंसीडर किया जाता है हिंदी में मूल्यांकन ही माना जाता है। तो इंग्लिश में भी आप देख लो ना, तो ऑफ लर्निंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? मतलब बिल्कुल एंडिंग में कर रहे हैं, तो अधिगम का मूल्यांकन या इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग या असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो भी खेल है वो इन 3 चीज़ों का ही है, एस का, 4 का और ऑफ का। ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट में करना, जिसको समेटिव बोलते हैं। 4 का मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर बच्चों का करते रहना, मतलब वो फीडबैक वाली चीज़। तो ये क्या हो जाता है? आपका फॉर्मेटिव हो जाता है ना, ऑल दी टाइम आप इसको बोल सकते हैं। असेसमेंट इन जनरल इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इन जनरल अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो इवेल्युएशन एज लर्निंग या असेसमेंट एज लर्निंग होता है। ठीक है, तो क्लियर है। अभी इसने बोला था समेटिव, समेटिव का मतलब क्या होता है? इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। प्रायोगिक अधिगम गतिविधि में शिक्षार्थियों को एक प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है जो उन्हें अनुमति देता है खोज और प्रयोग करने की, अर्थ निर्माण की, समझ विकसित करने की, उपरोक्त सभी। क्या पूछा इसने? प्रायोगिक अधिगम गतिविधि में शिक्षार्थियों को एक प्रामाणिक अनुभव में शामिल करता है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द लर्नर इन एन ऑथेंटिक एक्सपीरियंस दैट अलाउज देम टू, मतलब एक ऑथेंटिक प्रोसेस जो बच्चों को अलाउ करती है खोज और प्रयोग करने में, अर्थ निर्माण, समझ विकसित करने में, या फिर इन सभी में, डेफिनेटली इन सभी में हेल्प करती है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा कि हाँ, इन सभी चीज़ों में हेल्प मिलती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर देखिए। UDHR expert views and chapter from the books capital by Marx आर नोन एज। UDHR विशेषज्ञ के विचार और मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल के अध्याय क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे प्राथमिक रिसोर्सेज, प्राइमरी रिसोर्सेज हैं। ऑरल ट्रेडिशन इसको बोला जाएगा, सेकेंडरी रिसोर्सेज बोला जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और नहीं पता है UDHR क्या होता है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो भी मानव अधिकार हैं उनका एक इंटरनेशनल, एक बोल सकते हैं बुक है, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, जिसको सभी कंट्रीज़ को फॉलो करना पड़ता है। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सली सब जगह वो मानव अधिकार के जो नियम हैं वो एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा चीज़ हो गई जिसको फॉलो करना है हर कंट्री को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को, है ना, तो वो UDHR है। ठीक है, UDHR हो गया, किसी एक्सपर्ट का व्यू हो गया, मतलब विशेषज्ञ के विचार हो गए, मार्क्स की जो बुक है ना, जो इन्होंने बताई है, ये सब के सब क्या है? ये प्राइमरी रिसोर्सेज हैं, ये ऑरल ट्रेडिशन है, ये सेकेंडरी रिसोर्सेज। अब आपको ध्यान हो, प्रीवियस सेशन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, जो रिसोर्सेज या स्रोत जो होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के सामाजिक विज्ञान में, वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक जैसे कोई
पुराने समय की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, या पुराने समय की मूर्ति है जो जिनसे डायरेक्टली हमें नॉलेज मिलता है, वो सारे के सारे प्राइमरी रिसोर्सेज है। सेकेंडरी रिसोर्सेज जैसे किसी ने उनके ऊपर बुक लिखी है ना, जैसे कि किसी व्यक्ति ने बुक लिखी कि इस समय के राजा महाराजा ये करते थे, तो वो जो बुक है वो सेकेंडरी रिसोर्सेज है, क्योंकि वो हमें प्राइमरी के बारे में, प्राथमिक रिसोर्सेज के बारे में बता रही है ना। मतलब ये बोल सकते हैं ना कि दूसरे व्यक्ति से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो दूसरा व्यक्ति क्या हो गया, सेकेंडरी रिसोर्सेज या सेकेंडरी सोर्स हो गया, है ना। तो अब हमसे क्या पूछा गया कि एक्सपर्ट व्यू, यहीं से आपको पता चल गया अगर कार्ल मार्क्स की जो बुक है ये सारे के सारे सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। प्राइमरी में अगर वो आपसे पूछ ले कि किसी प्रकार का मंदिर जो पुराने समय में मिला है ना, या हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ से जो मिले हैं सामग्री, वो सब क्या है, वो सब प्राइमरी है जो हमें नॉलेज दे रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा डिफरेंस था इसमें, आई थिंक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। माध्यमिक स्रोत क्या प्रदान करते हैं, ये बिल्कुल क्लियर कर देगा ये ऑप्शन आपको। सेकेंडरी सोर्सेज अभी हमने देखा कि कार्ल मार्क्स की बुक हो गई, विशेषज्ञ की राय हो गई, यूडीएचआर हो गया, ये सब सेकेंडरी है, इतना तो क्लियर हो गया। अब ये क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स ओपिनियन अबाउट एनी इवेंट टू इवेल्युएट, किसी भी घटना के मूल्यांकन के लिए जो विशेषज्ञ की राय होती है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया तो मैं सेकेंडरी रिसोर्सेज हो गई, नहीं, वैलिड रिसोर्सेज सेकेंडरी रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। जैसे कार्ल मार्क्स की बुक हो गई, यूडीएचआर जो यूनिवर्सली हर कंट्री उसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो ये हो सकता है पॉजिटिव, किसी भी घटना के मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ की राय सेकेंडरी रिसोर्सेज हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर लो, किसी भी घटना का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ की व्यक्तिगत राय, मतलब वो उस पर क्या सोचता है, मतलब वो अकेला पर्सनल एक्सपीरियंस, ये हो सकता है क्या, नहीं। किसी भी घटना के मूल्यांकन करने की एक सामान्य राय, मतलब जनरल ओपिनियन, मान लो किसी भी व्यक्ति ने दिया है ना, जैसे हमारे दादा परदादा अगर वो इन्फॉर्मेशन देते उस समय की, तो उनका ओपिनियन क्या है, जैसे मेरे दादा परदादा ने मेरे पापा को बताया, फिर वो मुझे बताते कि उस समय ऐसा ऐसा हुआ था, इतिहास में कुछ अलग लिखा हुआ है, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो उन्होंने सुना वो उन्होंने बताया, तो उनका जनरल ओपिनियन हो गया। सब्जेक्टिव ओपिनियन अबाउट एनी इवेंट टू इवेल्युएट, किसी भी घटना का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तिपरक राय, है ना, एक अपना उन्होंने सब्जेक्टिव ओपिनियन रखा है, व्यक्तिपरक रखा है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता, केवल एक ही ऑप्शन बचा है, क्या है, ऑप्शन नंबर 1, एक्सपर्ट्स ओपिनियन अबाउट एनी इवेंट टू इवेल्युएट, इसी को वैलिड सेकेंडरी सोर्स माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ऐसे भी कंफ्यूज वो कर सकते हैं, दैट मीन्स आपको थ्योरेटिकल पूरा डिटेल और डीप नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। चलिए 10 के पास चलते हैं। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद किए गए मूल्यांकन को योगात्मक कहा जाता है, या किससे संबंधित है, अभी हमने किया, योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, ये अधिगम का मूल्यांकन असेसमेंट ऑफ लर्निंग से यहाँ पर कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, आलोचनात्मक चिंतन के लिए एक अनुशासित क्या होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग इज अ डिसिप्लिन, आलोचनात्मक चिंतन जो है वो एक प्रकार का डिसिप्लिन क्या है, मतलब इसको आप फुलफिल करिए, सेंटेंस को कंप्लीट करिए। डिसिप्लिन इंटेलेक्चुअल स्किलफुल वर्क प्रोसेसिंग है, इंटेलेक्चुअल स्किलफुल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, इंटेलेक्चुअल स्किल, वन सेकेंड, इंटेलेक्चुअल स्किल या फिर थॉटफुल प्रोसेसिंग है, या फिर इंटेलेक्चुअल स्किलफुल नॉलेज प्रोसेसिंग है। तो देखो यहाँ पर पूछा गया आलोचनात्मक चिंतन एक प्रकार का अनुशासित क्या है, थॉट प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये क्या है, थॉट प्रोसेसिंग है ना, मतलब सोचने की प्रक्रिया जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। द बेस्ट प्रैक्टिस दैट विल कंट्रीब्यूट इन टीचिंग लर्निंग सोशल वुड बी, सबसे अच्छी प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम सामाजिक में योगदान देती है वह क्या है, सबसे अच्छी क्रिया जो शिक्षण अधिगम सामाजिक में योगदान देती है वह रिफ्लेक्शन है, वह डिस्कशन है, वह इंडिविजुअल लर्निंग है, या फिर वह आवृत्ति अधिगम है। सबसे अच्छी प्रक्रिया जो शिक्षण सामाजिक अधिगम में योगदान देगी वो अपने आप में क्या हो सकती है, डिस्कशन। सबसे बेस्ट मेथड क्या है, जब आप किसी के साथ सोशल साइंस में स्पेशली डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको सभी का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, डिस्कशन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से अब हम लोग कुछ वन लाइनर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सामाजिक विज्ञान का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, है ना, ये पूरी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार ज़रूर से थ्योरी को भी विजिट करना अगर आपने नहीं किया है। सामाजिक विज्ञान सर्वप्रथम अमेरिका ने 1892 में स्टार्ट किया था कि हाँ इसको भी हमें क्या करना चाहिए, सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से हुई है, अमेरिका से हुई है, 1892 1892 में हुई है। सामाजिक विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई, 1916 में इसको स्वतंत्र विषय के रूप में कंसीडर किया गया, 1960 में।
क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रतिपादन का श्रेय किसको दिया जाता है? मुदालियर आयोग को दिया जाता है। मुदालियर आयोग ने बल दिया किस चीज़ के ऊपर? एकीकृत स्वरूप के ऊपर। किसको एकीकृत करके पढ़ाया जाए, अलग अलग इंडिविजुअल नहीं करा जाए। ठीक है। 17 की बात कर लेते हैं। अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1865 में हुई है। सोशल स्टडीज कमीशन की स्थापना कब हुई? सोशल स्टडीज कमीशन की स्थापना 1934 1934 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में गठित हुआ था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, तभी वो मुदालियर आयोग बना। आई थिंक क्लिक कर गया होगा आपको ये चीज़। तो 1953 में जो है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग के इसमें बना था, ये नेतृत्व में गठित हुआ था माध्यमिक शिक्षा आयोग। सामाजिक विज्ञान में नियमित शिक्षण के लिए चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है ना। नियमित शिक्षण के लिए यहाँ पर एक क्रिटिकल थिंकिंग को मान्यता यहाँ पर दी जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, बच्चे में एनालिटिकल पावर आ पाएगी और बच्चे सोशली यहाँ पर चीज़ों को लेकर अवेयर हो पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, इसको हम लोग वन लाइनर में कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। सामाजिक अध्ययन अध्यापन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में किस भावना को विकसित करना है? उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अभी हमने कंप्लीट कर लिए, कुछ क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी आपकी सीडीपी की क्लासेस डेली 6 PM चल रही है, तो ज़रूर से आप लाइव वहाँ पर भी ज्वाइन करिए। डेफिनेटली सब्जेक्टिव नॉलेज में भी आपको ये चीज़ें सीडीपी हेल्प करेगा। ठीक है, तो सीडीपी का एक अच्छा सा नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी आप करने बैठेंगे, बहुत ईजीली वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।